अब जिस धर्मा की हम बात कर रहे हैं कि जो अशोका है, अशोका बोल रहा है कि भैया धर्म फॉलो करो। धर्मा जो प्राकृतिक लैंग्वेज में धम्मा हो जाता है, क्या हो जाता है? धम्मा हो जाता है। हम धर्म बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? धर्म। धर्मा इंग्लिश में अगर लिख रहे हो तो आ लग जाता है, राम को भी रामा कर देते हो, कृष्ण को भी कृष्णा कर देते हो, है ना? तो धर्मा, तो धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से धर्म क्या था? हमारे हिसाब से तो धर्म क्या है आज एक एज ए टर्म, अगर हम धर्म को लेके चलते हैं तो वो क्या है कि मोरल लॉज हैं कुछ, है ना, किसी रिलीजन के। जैसे हिंदू लोग जो हैं उनके अपने कुछ मोरल लॉज हैं, सिख लोग जो हैं उनके अपने हैं, है ना, क्रिश्चियन जो हैं उनके अपने हैं, मुस्लिम जो हैं उनके अपने हैं। तो ये बोल रही है हम अपने मोरल लॉज जो हैं पर्टिकुलर रिलीजन के, और या फिर जो एथिकल ड्यूटी होती है हमारी परिवार को लेके, कम्युनिटी को लेके, कंट्री को लेके, तो हम वही हमारा धर्म है ना। हमें सिखाया गया हमें राष्ट्रभक्त होना चाहिए, अपने राष्ट्र की जो है रक्षा करनी चाहिए, हमें बताया गया, हमें उठ के मतलब धर्म में जो है मोस्टली हमारे रिचुअल्स भी आ जाते हैं ना। लेकिन ये बोलते हैं कि अशोका ने जिस धर्म के बारे में बात की है ना, अगर हम डीपर लेवल पे जाके देखें तो धर्म क्या है? धर्म एक्सटेंड्स टू लिविंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी के रीतम, रीता, ऋतु, है ना, इन सब से, यानी कि यूनिवर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें जो है जीना चाहिए। जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आता है कि एक को जो किसी हर इंसान को जो है अपनी ड्यूटी जो है वो ट्रूथफुली करनी चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, राइचियस कंडक्ट करना चाहिए। कंडक्ट क्या होता है? कंडक्ट होता है आपके एक्शन में वो चीज दिखनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, है ना, या फिर मैं किसी भी पर्टिकुलर धर्म को मानता हूँ, आपके एक्शन में वो चीज आनी चाहिए। ओके, लीडिंग ए लाइफ इन हार्मनी विद द कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर में जो है आप शांति से अपना जीवन आपको व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, तो मोटा माटी क्या है कि धर्म जो है, धर्म क्या है? ड्यूटी, लॉ, ट्रुथ, ऑर्डर और एथिक्स, इन सबको मिला दो, ये है धर्म। कोई एक चीज नहीं है इनमें से, या दो चीज नहीं है, ऑल ऑफ इट टुगेदर इज धर्म। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कि जो मौर्यन पीरियड था, मौर्यन साम्राज्य था, मौर्यन डायनेस्टी के अंडर जो है लाइफ कैसी होती थी लोगों की। तो लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो बसलिंग सेंटर ऑफ गवर्नेंस एंड कॉमर्स, बढ़िया गवर्नेंस चल रही थी, बढ़िया कॉमर्स चल रही थी, पैलेसेस थे, पब्लिक पब्लिक बिल्डिंग्स थी, वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स वहां पे होती थी, है ना। इसके अलावा क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम था, ब्रिक्स ट्रेड थी, और ट्रेजरी जो है वो रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, फ्यूलिंग द एम्पायर्स ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब सब बहुत बढ़िया चल रहा था, धुआंधार जो है चल रहा था सब। गवर्नेंस भी बढ़िया थी, कॉमर्स भी बढ़िया था, है ना, और बिल्डिंग्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप मान के चलो बहुत बढ़िया चल रहा था। टैक्सेशन सिस्टम भी है वो भी बढ़िया चल रहा था, ट्रेड भी फ्लरिशिंग थी, और भैया खजाने तो भरे ही रहते थे उनके ना, जिससे कि प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ जो किंगडम की वो इट वाज फ्यूलिंग अप। उसके बाद ऑफिशियल्स, और इस सब के पीछे किसका जो है हाथ था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स थे उनका, और मर्चेंट और जो आर्टिशियंस थे। ऑफ कोर्स क्या चाहिए आपको? आपको प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के बाद क्या, उसको मैनेज करने वाला चाहिए, और मैनेज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपकी बढ़िया चल रही हैं तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी आपकी दौड़ेगी। ठीक है, ये फिर एक और फैक्ट आ गया आपको याद करने के लिए, सोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। देखो पहले के जो राजे रजवाड़े होते थे ना, या तो वो रॉक्स पे, ठीक है, या फिर रॉक्स यानी कि स्टोन पे, स्टोन रॉक लगा लो या पिलर लगा लो। ठीक है, ये तो क्या हो गए? ये तो हो गए एडिक्ट। इसके अलावा वो मेटल्स का भी यूज करते थे ना, मेटल की प्लेट, जैसे आपके व्हीकल की नंबर प्लेट होते हैं ना, ऐसे ही मेटल की प्लेट्स होती थी, और इन इन पे भी वो जो है इंग्रेव्ड करते थे अपने बारे में, है ना। कहीं कॉपर की मिलेगी, कहीं किसी चीज की प्लेट मिलेगी, मेटल प्लेट्स पे भी जो है वो लिखवा के और अपने कहीं कहीं लगवा देते थे। तो सोगोरा जो कॉपर प्लेट है
वो जो है 4th to 3rd सेंचुरी के बीच की बात बताते हैं। ये बोलते हैं कि इंडियाज अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो है उसके बारे में बात करती है ये, ठीक है। और वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन है ये। अगर आपसे पूछा जाए वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन इंस्क्रिप्शन कौन सी है, कहाँ पे है, जो कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के बारे में बात करती है, तो भैया वो सोगोरा कॉपर प्लेट है और ये उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है प्राकृतिक लैंग्वेज की है और ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है। और ये कब लगवाई गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे लगवाई गई थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड क्या है, इस पे लिखा हुआ क्या है? तो ये बोलते हैं कि इस पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेनरी। ग्रेनरीज के बारे में जो है इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेनरीज के बारे में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि भैया ग्रेनरीज बनवाई गई थी और जो है ग्रेन को जो है वहां पे इकट्ठा करके रखते थे, फेमाइन ना आ जाए इसीलिए, है ना। फूड सिक्योरिटी का बेसिकली ये कंसेप्ट था। आज के टाइम में अगर हम लेके चले तो आपने एफसीआई का नाम सुना है? एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो कि एक्ट के अंडर बनती है ना। एक्ट कानून पास किया जाता है उसके बाद वो बनाई जाती है। ये मोस्ट प्रोबेबली जो है फूड कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अंडर जो है ये बॉडी बनाई गई है। और इसका भी काम क्या है? जो उस टाइम पे देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम पे ग्रेनरीज बनवा दी थी, ये चीज हम आज भी करते हैं, ठीक है। आज की इंडियन गवर्नमेंट भी ये करती है। उसने एक बॉडी बना रखी है ना। उसमें एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या करते हैं? इसमें जो फूड ग्रेन्स होते हैं, फूड ग्रेन्स, इनको क्या करती है? गवर्नमेंट खरीदती है इनको, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी? परचेज करेगी। एमएसपी का कंसेप्ट सुना है आपने? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी जो कि फार्मर्स मांगते रहते हैं, अब क्रॉप्स को ऐड करवाना चाहते रहते हैं, उसमें क्या है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कोई भी फार्मर कोई भी क्रॉप अगर ग्रो कर रहा है तो कम से कम उतना मूल्य तो उसको मिलेगा, ठीक है। उतना मूल्य तो उसको मिलेगा, पर क्विंटल लगा लो या जिस भी मेजर से आप जा रहे हो, तो उतना बेसिक एक चीज है कि इससे कम तो आप अपने मार्केट में नहीं बेचोगे। अगर कोई आप इस मूल्य पे नहीं ले रहा है, दिस इज द मिनिमम किसी को पे करना पड़ेगा आपकी इतनी फसल लेने के लिए। अगर कोई और नहीं ले रहा है तो वो बाकी कौन ले लेता है? फिर गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। और गवर्नमेंट, जैसे गेहूं है, 100 किलो गेहूं है, गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला 100 किलो गेहूं का जो है रेट है वो भैया 500 रुपए है, ठीक है। 5 रुपए पर किलो गेहूं जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। क्या ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है? अब अगर मार्केट में कोई आपको 450 देने का ट्राई कर रहा है तो आप मत बेचो, ठीक है। अगर आपको 500, 500 तो किसी को देने ही पड़ेंगे। अगर 550, 500, 700, 800, मतलब जो भी है मार्केट प्राइस, जो भी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। अब जितने लोगों को जरूरत थी, जितनी अवेलेबिलिटी थी, उस हिसाब से लोगों ने खरीद लिया। अब जो बच गया उसको कौन 500 के भाव से कौन खरीदेगी? गवर्नमेंट खरीदेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट इसका क्या करेगी? आपने सुना होगा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या? फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है भैया? बीपीएल सुना है आपने? बीपीएल क्या होता है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास एक पर्टिकुलर कलर का, येलो आई गेस, येलो कलर का या फिर कुछ तो पिंक कलर का, ऐसे राशन कार्ड होते हैं ना। इस अलग अलग कलर के राशन कार्ड मिलते हैं ना आपको। तो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग होते हैं उनके पास एक पर्टिकुलर कलर, येलो कलर का क्या होता है? कार्ड होता है। और उस कार्ड के बेसिस पे उनको क्या दिया जाता है? ये एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो ये अन्न, जो ये गेहूं फार्मर से खरीद के अपने पास रखते हैं, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के तहत वे इनको जो है इन गरीब लोगों को बांटते हैं। आपने देखा होगा ना कि हर महीने राशन आता है,
राशन कार्ड, राशन कार्ड नाम ही ये इसीलिए है, राशन मतलब रैशनिंग, कि हर किसी को खाना तो मिलना ही चाहिए। पॉवर्टी मिटिगेशन का एक तरीका है ये, कि लोग भूखे ना मरे, भूखमरी से ना मरे, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ये होता था। आई डोंट नो मैंने ये आपको क्यों बताया, ये इकोनॉमी का कंसेप्ट है वैसे तो, लेकिन सिर्फ ये कि आपको बहुत ज्यादा इतना डरने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री से। बहुत इजी चीज है, जो आज हो रहा है उस टाइम पे भी मोस्ट प्रोबेबली हो रहा होगा, है ना। स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम पे जो है आपकी सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, इसमें जो है फूड ग्रेनरीज का जो है क्या है जिक्र होता है, कि उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने फूड ग्रेनरीज बना रखी थी, ताकि अगर फैमाइन आए या फिर कोई वॉर वगैरह हो जाए, है ना, कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो इन ग्रेनरीज से जो है हमारे अन्न के भंडार जो है भरे रहें और लोगों को जो है क्या भूखमरी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ब्लैक स्मिथ्स भी होते थे, पोटर्स भी होते थे, कारपेंटर्स भी होते थे, ज्वेलर्स भी होते थे, और बहुत अलग अलग टाइप के आर्टिशियंस थे जो कि शहरों में रहते थे, ठीक है, ये सब होते थे वहां पे। और जो घर जो होते थे, घर जो होते थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे, और 2 स्टोरी 2 मंजिला घर तक वो बन जाते थे। और जो गलियां हैं, गलियों में क्या था, वेसल्स, वाटर वेसल्स बने हुए थे, वेसल्स बने हुए थे एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, और इनमें पानी भरा होता था कि कहीं पे आग लग जाए तो यहाँ से पानी लो और जो है आग बुझा लो, क्योंकि लकड़ियों के घर होते थे, तो ऑफ कोर्स देयर वाज ए हाई चांस कि गर्मी वर्मियों में जो है आग लग जाए। तो रेगुलर इंटरवल पे जो है ये भी लगे होते थे वाटर वेसल्स, ठीक है। और कपड़े जो है मोस्टली जो है वो कॉटन ड्रेसेस पहनी जाती थी, और अपर गारमेंट का भी होते थे थ्रू ओवर देयर शोल्डर्स। वो जो धोती वोती का कंसेप्ट चलता है ना, वो हम देखते हैं मोस्टली, आपने पुरानी पिक्चर्स में देखा होगा ना। और इसके अलावा जो है लेदर के शूज भी पहने जाते थे, ठीक है, लेदर भी था उस टाइम पे। अगर हम आर्यन मौर्यन आर्ट के इसकी बात करें, आर्ट की बात करें ना, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट, तो ये देखो ये आपका मौर्यन एम्पायर का ही है, ठीक है। सारनाथ पिलर है ये, कैपिटल ऑफ सारनाथ। कैपिटल का मतलब एक तो होता है राजधानी, ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो कैपिटल होता है ये ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे पिलर है ना, ये ऐसे नीचे पिलर बना हुआ है, इस पिलर के जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। अब इसकी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये अशोका ने बनवाया था, किसने बनवाया था, अशोका ने बनवाया था, ठीक है। और सारनाथ में बनवाया था, सारनाथ में क्या था, सारनाथ में जो है बुद्धा ने वाराणसी, वाराणसी में बुद्धा ने जो है अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी, ठीक है। और इसमें जो है 4 शेर हैं, 1 2 3 और एक इसके पीछे, ठीक है, 4 शेर इसमें बनाए गए हैं, जो कि क्या सिंबलाइज करते हैं, रॉयल पावर को, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जो है क्या है, एक रिंग बनी हुई है, ये देखो ये 4 किस शेर किस पे बैठे हुए हैं, एक रिंग पे बैठे हुए हैं ये, ठीक है। और इस रिंग में जो है 4 पावरफुल एनिमल्स हैं, 4 पावरफुल एनिमल्स हैं। और इन एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स है, ये भी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ये एनिमल्स कौन कौन से हैं, एनिमल्स यहाँ पे क्या है, एनिमल आपका एक एलिफेंट है, ठीक है, एक बुल है, एक हॉर्स है, और एंड वन मोर लायन, ठीक है। तो जो ये हैं, इस जो गोला है इस पे चारों तरफ क्या बने हुए हैं, चार चार टाइप के एनिमल्स छापे हुए हैं, ठीक है, वो एलिफेंट, बुल, हॉर्स और लायन है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक धर्म चक्र, एक व्हील ऑफ धर्म, व्हील ऑफ धर्म, ये जो है ये आपको हमारे झंडे पे भी देखने को मिलता है ना। और ये है, ठीक है, धर्म चक्र हम इसको बोलते हैं। आप इसके बारे में मेरे को बताएंगे, ये तिल्लियां कितनी हैं, किस कलर का होता है, ये सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और ये जो धर्म चक्कर है ये क्या सिंबलाइज करता है, बुद्धा की टीचिंग्स को, है ना, बुद्धा किसको, धर्म के बारे में बात करता था, तो यही सब है, ठीक है। ये चक्र जो है बुद्धाज की टीचिंग के बारे में है, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें मौर्य की आर्ट दिखाता है।
इसके अलावा जो है ये टेराकोटा फिगरेन है एक डांसिंग गर्ल की। इसके सिर पे देखो ये क्या पहन के बैठी है। तो हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी देखो आप, हेड ड्रेस देखो इसकी। बेसिकली इसमें क्या है, फीमेल डाइटी। ये एक फीमेल डाइटी मतलब माता रानी आप जो बोलते हो ना, भगवान जिसको पूजते हैं, तो ये फीमेल डाइटी है। और ये टेराकोटा है। टेराकोटा मतलब बेसिकली ये क्या है, क्ले की बनी हुई होती है, ठीक है, क्ले की बनी हुई होती है ये। इसके अलावा ये फीमेल डाइटी, ये भी फीमेल डाइटी है कोई तो। ये देखिए ये टेराकोट सप्त मातृकाज। सप्त मातृकाज, सप्त मतलब 7, 7 मातृकाज मतलब माताएं, है ना। ये भी एक पिक्चर आपको देखने को मिलती है। ये क्या बना रखा है, ये है हेड ऑफ हॉर्स। ये क्या है, घोड़े का सिर बना रखा है। तो इस टाइप के कलाकार वे उस टाइम पे होते थे, ठीक है। ये सारी कलाकारी कब की गई है, मौर्य साम्राज्य के दौरान। ओके चलो, फिर ये दिखा रखा है, ये क्या है, ये एक स्तूपा है। ओल्डेस्ट, वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर। बड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जो हम बात करते हैं, ग्रेट स्तूपा एट सांची। सांची पे, सांची में ये एक स्तूपा है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन आर्किटेक्चर का। और ये ओरिजिनली जो ये स्ट्रक्चर है ये ब्रिक्स का बना हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है बड़े बड़े स्टोन भी इसमें यूज कर दिए गए, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है ना बार बार। अगर कोई चीज जो है काफी सालों से, जैसे अभी हम ताजमहल वगैरह, ये जो भी हैं, इन सब का क्या करते रहते हैं, मेंटेनेंस में। तो इनकी टूट फूट जब हम दूर करते हैं तो हम अपने हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग चीजें इनमें मॉडिफाई करते रहते हैं ना। लेकिन मोर और लेस जो है सेम चीज पहले की इंटैक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये पहले जो है क्या था, ईंटों से बना हुआ था। बाद में इसमें जो है ये पत्थर वत्थर भी लगा दिए गए। और अशोका ने बनवाया था ये बोलते हैं, ठीक है। स्तूपास बेसिकली आपको पता है स्तूपा क्या होते हैं। स्तूपा होते हैं कि जो रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स थे मतलब बुद्धा जो है, बुद्धा जब जो उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, उसके बाद जो है उनके जो रिमेन्स थे, उनकी जो हड्डियां थी, जो भी था, उनको अलग अलग बांटा गया। और उनको जो है धरती में गाड़ दिया गया। धरती में गाड़ने के बाद जो है इन पे ये स्तूपास बनाए गए थे। बेसिकली जैसे आपने डोम सुना होगा ना, तो वैसे ही होते हैं ये, ठीक है। और फिर जो है इनके क्या बोलते हैं उसको, प्रदक्षिणा बोलते हैं। तो यहाँ पे इनके चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है और मन्नतें मांगी जाती हैं, ठीक है। और इनके बेसिकली स्ट्रक्चर में इनमें और जो जो कंस्ट्रक्ट करवाए थे, स्तूपाज थे, चैताज थे, विराह थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्तूपा किस लिए होते थे, ठीक है। और चैत्याज जो है उनका क्या काम था, किस चीज के लिए बनाई जाती थी ये बिल्डिंग। और विहारा जो है वो किस चीज की बिल्डिंग थी। तो स्तूपा जो है, सो सॉरी, अरे यार, स्तूपा जो है, स्तूपा किसके लिए थे, स्तूपा थे वर्शिप करने के लिए। स्तूपाज किसके लिए थे, वर्शिप करने के लिए, ठीक है। चैत्य जो थे, ये चैत्य किसके लिए थे, स्टडी करने के लिए, ठीक है। और विहारा जो थे ये मेडिटेशन के लिए थे, मेडिटेशन के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। फिर एक चीज ये है, रॉक स्कल्पचर है कि एज इट इज रॉक से काट के ये बना रखा है। लार्ज साइज एलिफेंट धोली, धोली कहाँ, आज के उड़ीसा के अंदर है ये, ठीक है। एलिफेंटा केव भी बोला जाता है, एलिफेंटा केव आगे पढ़ेंगे मार्टिन कल्चर में। ये किसको सिंबलाइजेस, बुद्धा, बुद्धा के इंटेलिजेंट, पावरफुल और पेशेंट और काम नेचर को जो है ये दर्शाते हैं, ठीक है। चलो, द इमेज, अच्छा इस इमेज को देखो आप, ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये इंडिया का नेशनल एम्बलम है, ठीक है। और इसमें जो है ये तो कहाँ से ले रखा है आपने देखा, ये कैपिटल सारनाथ पिलर की कैपिटल, कैपिटल मतलब ये ऊपर का जो पोर्शन था, पिलर के ऊपर का जो पोर्शन है ना। तो सारनाथ का जो पिलर है उसके कैपिटल ये हो गया। और इसके साथ साथ क्या है, संस्कृत का एक मोटो भी लिख दिया इसके नीचे, सत्यमेव जयते। ये संस्कृत मोटो है, ये सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ, मतलब सत्य के हमेशा जीत होती है, ठीक है।
और इसके अंदर एक धर्म चक्र जो है ये हम देख चुके हैं पहले ही, है ना, डिपिक्टेड एट द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे झंडे में भी है ना, हमारे झंडे में भी ऐसे ये है ना। तो और इसके अलावा हमें याद रखना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटीज में, इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो सत्यमेव जयते है ये बहुत बार पूछा गया है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मूंड का उपनिषद में जो है ये लिखा गया है, ठीक है, सत्यमेव जयते। चलो ये जो है सिक्के दिखा रखे हैं, ये भैया मौर्यन एम्पायर के अशोका ने ये ऐसे बनवाए थे, इन पे जो ये निशान छपे हुए हैं, किसी पे ये है, किसी पे ये है ना, ये देखो ये वाला जो तीर वाला, तो ये वाला निशान है, चक्र भी बना हुआ है कुछ निशानों पे, तो ये पंच मार्क ऐसे कॉइन्स होते थे। फ्रेजाइल नेचर ऑफ एम्पायर्स का क्या मतलब, कि भैया इतने बड़े बड़े तो एम्पायर होते थे, है ना, हाई ग्रेड मतलब माइटी एम्पायर्स हमने देखे हैं, वर्ल्ड में भी हमने देखे हैं, मतलब रोमन का, पर्जियन, ओटोमन, स्पेनिश, ये हमने देखे नहीं है, लेकिन आने वाली किताबों में जो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो ये बोलते इतने माइटी तो एम्पायर होते हैं, फिर ये मतलब डिक्लाइन कैसे हो जाते हैं, क्या कोज है इनका डिक्लाइनिंग का। हिस्टोरियंस जो है बहुत बार इस पे डिबेट करते रहते हैं कि भैया इतनी अच्छी खासी सभ्यताएं कहाँ गायब हो जाती हैं। जैसे आज हमारी सभ्यता है, आज हम हैं, है ना, हमारी दुनिया मतलब इंडिया को लेके चल लो या कहीं के भी, यूएस से लेके चल लो, चाइना लेके चल लो, कहीं भी कुछ भी, तो ये क्या है, बहुत बढ़िया है भैया, अपने अपने हिसाब से इनका गवर्नेंस सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इनका, और इकोनॉमी भी बढ़िया है ना, सब ग्रो कर रहे हैं, है ना, डेवलपमेंट के होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन आज से मतलब कुछ ऐसा हो कि ये क्या हो जाए, वैनिश हो जाए ये, ठीक है, कोई भी वैनिश हो जाए, यूएसए, चाइना, ये वैनिश हो जाए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आने वाले 500 सालों में जो है, आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो देखेंगे भैया, हम जो किताबें आज लिख रहे हैं, हमारे एनसीईआरटीज वो पढ़ेंगे, अगर हम अपना इकोनॉमी के ऊपर जो किताबें लिख रहे हैं, या ऑथर्स जो हमारी स्टैंडर्ड्स बुक लिख रहे हैं ना, हम पॉलिटी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, उसमें हमारे पूरा दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हैं। 500 साल के बाद जो है लोग देखेंगे जनरेशन, अरे भैया इनका तो बहुत बढ़िया चल रहा था, ये कहाँ गायब हो गए। लेकिन इनको क्या पता कि जैसे बोला जाता है कि कोरोना जो एक साजिश थी, बायो वेपन था, तो इनको कैसे ही पता होगा कि भैया कोरोना नाम की भी कोई चीज आई हो सकता है कि सारी जो सिविलाइजेशन है वो वाइप अप हो जाती कोरोना से, या फिर न्यूक्लियर वारफेयर हो जाए, कोई तो कहीं तो बॉम्ब गिरा दे एंड ये वैनिश हो जाए, है ना। तो जो हिस्टोरियंस हैं, आज से 500 साल के बाद जो जनरेशन आएंगे जानने की कोशिश करेंगे ना कि भैया कहाँ चले गए वो, कैसे वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो ऐसे ही जो पहले वाली जो आपकी सिविलाइजेशंस थी, बढ़िया एम्पायर्स थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए, कैसे हो गए, तो उस पर डिबेट करते रहते हैं लोग कि कहाँ ही चले गए ये। तो रीजन्स जो थियरीज निकल के आती है कुछ, तो क्या है कि भैया जो आपके छोटे छोटे जो एम्पायर के रीजन्स होते हैं, किंगडम्स से बन के हमारा एम्पायर बना है, हमने देखा था ना, क्या है, छोटे छोटे अलग अलग रीजन से मिलकर हमारा एम्पायर बना है। तो बोलते हैं कि कुछ जो वहाँ के किंगडम्स हैं, इनमें क्या इच्छा आ जाती है, इनमें इच्छा आ जाती है इंडिपेंडेंस की, कि भैया हम तो अपना अलग रहेंगे, हम ना रह रहे तुम्हारे किंगडम में, मतलब तुम्हारे एम्पायर में, है ना। तो ये किंगडम अलग होने का सोचेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के नाम पे लेके चले कि भैया आप लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन कर रहे हो, या फिर ड्रॉट आ जाए और फिर भी आप जो है उनको बोल रहे हो कि भैया आप तो हमें ट्राइब्यूट दो, ट्राइब्यूट मतलब टैक्स रिवेन्यू जो भी है हमें नहीं, मतलब तुम्हें ड्रॉट आ रही है नहीं आ रही है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए है टैक्स। जैसे अगर आप ब्रिटिश इंडिया की चीज देखेंगे, है ना, फेमाइन थी, इतनी बड़ी बड़ी फेमाइन जो है बंगाल में आपने देखी, या अलग अलग जगहों पे आपने देखी, लेकिन वो क्या थे, वो टैक्स वसूलते थे, है ना। कौन सी मूवी थी, वो मूवी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, आमिर खान की कोई तो मूवी थी, है ना। तो ऐसे करके तो अंग्रेजों के खिलाफ क्या आ गई, रिजेंटमेंट आ गई कि भैया ये कैसे आदमी है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमारे तो खाने के लिए भी अन्न नहीं उग रहा है, इनको चाहिए है टैक्स रेवेन्यू, है ना। तो क्या होता है कि रिजेंटमेंट आ जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार हमारे जो
वीक रूलर्स आ जाते हैं, और जो लोकल लेवल पे जो किंग्स होते हैं, है ना, या फिर चिफ्टियंस होते हैं, चीफ जो होते हैं छोटे छोटे एरियाज के, वो जो हैं उनको ट्रिब्यूट पे करना बंद कर देते हैं कि तू भाड़ में जा, हम ना दे रहे तुम्हें, ऐसे तैसे करो तुम अपनी, ऐसे करके, है ना। तो वो बोल देते हैं हम ना रह रहे तुम्हारे साथ ना, हम तुम्हें वो दे रहे हैं। वो ऑलरेडी वीक है। जैसे हमने धनानंद देखा था, धनानंद धनानंद अपना भोग विलास में बिजी था, उसको मतलब ही नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो उसको सिर्फ अपना मिलता रहे उतने में वो खुश था, उसको लोगों से मतलब नहीं था, राइट। तो यही सब, वो प्लीज पार्डन माई लैंग्वेज। चलो जी। उसके अलावा नेचुरल क्लाइमेटीज भी हो सकती हैं कि आ जाएं और साम्राज्य जो है खत्म हो जाए। तो एम्पायर जो है ये क्या है, एक पैराडॉक्स है। मतलब एक एक तरफ हम देखें तो पॉलिटिकल यूनिटी है, जैसे कि मौर्यन एम्पायर ने जो है करके दिखाया कि एक पूरा एंटायर सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक किंगडम, एक जो है पूरी एक एंटिटी बन गया था, बढ़िया से वेल मैनेज्ड एम्पायर हो गया था, ग्रेट प्रोस्पेरिटी थी, है ना। और दूसरे जगह अगर हम देखें तो वो प्रोस्पेरिटी भी किस मतलब कैसे आ पाई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो है बैटल्स लड़े थे, वॉर वेज किए थे, है ना। पहले डिस्ट्रक्शन आई, बाद में क्या कि भैया हम क्या कर रहे हैं, हम तो तुम्हारा अच्छा भला करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बाद में ये आता है। चलो, तो ये एक मैप दिखा रखा है कि यहाँ पे समवेयर यहाँ पे 450 BCE अजाद शत्रु नाम का कोई इंसान आया था, जिसने जितने भी महाजनपद थे 16 महाजनपदास को एक क्या बना दिया था, एक एम्पायर बना दिया था। एम्पायर का नाम था मगध, ठीक है। उसके बाद जो है महापद्म आया, इसने तो अपना जो है क्या मोनार्की स्टार्ट कर दी, क्या स्टार्ट कर दी, मोनार्की। और यहाँ पे नंदा डायनेस्टी आ गई, ठीक है। नंद डायनेस्टी यहाँ पे आते आते ये लास्ट रूलर आया इनका नालायक धनानंद, धनानंद जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया क्या, मौर्य एम्पायर, ठीक है। तो ये आपके मौर्य चल रहे हैं, मौर्य जो है 158 में आके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। BC चल रहा है ये, तो 158 में मौर्य आ जाएंगे और फिर इनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। चलो जी, ये हमारा हो गया खत्म। समरी देख लेते हैं कि एक एम्पायर क्या होता है, एक लार्ज टेरिटरी होती है जो छोटे छोटे किंगडम से मिलके बनी होती है, और एम्परर्स जो हैं वो अपना किंगडम जो है एक्सपेंड करते रहते हैं, फेम गेन करते हैं, पावर गेन करते हैं, मिलिट्री पावर उनकी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो उनकी बढ़िया हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट एम्पायर था जो हमारा, वो क्या था, मतलब बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज बढ़िया थे, रिवर थी इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी गुड्स एंड ट्रेड। तो इस वजह से जो हमारा फर्स्ट एवर एम्पायर मगध एम्पायर जो है वो आ पाया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अलेक्जेंडर जो आया था आपका, अलेक्जेंडर जो है नॉर्थ वेस्ट में आया था, लिमिटेड पॉलिटिकल इम्पैक्ट था उसका। हालांकि उसका लिमिटेड पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, लेकिन इंडो ग्रीक के लिए जो कल्चरल है उसके कॉन्टेक्ट में हम आ गए थे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे जितने भी, ये हमारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है ना, ये हम इंडिया सॉरी, वेट, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट का क्या मतलब है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब है पंजाब हरियाणा, तो इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आए थे, झेलम नदी, हिडप्स पे हम बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे वो आए थे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जितने भी उनके पास उनके साथ जो सोल्जर्स आए थे वो सारे के सारे वापस चले हो गए होंगे, ऐसा नहीं है ना। कुछ तो थक गए होंगे, बीमार हो गए होंगे, वुंडेड थे, तो वो यहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है। पोरस के राज्य में क्या हो गए, वो सेटल हो गए। और जो यहाँ पे सेटल हुए वो तो भैया अपना कल्चर लेके आएंगे, उनकी अपनी लैंग्वेज, अपना पहनावा है, रहन सहन है, तो वो जो उन्होंने अपने जन्म से लेके अब तक सीखा होगा वो तो वो कैरी कर रहे होंगे, है ना। तो वो यहीं पे सेटल डाउन हो गए। अब इनका कल्चर जो क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गया, इन्होंने इनसे कुछ सीखा, इन्होंने इनसे कुछ सीखा, तो ऐसे क्या था कि इंडो ग्रीक कल्चर जो है उसके कॉन्टेक्ट में हम आ गए थे, ठीक है। और मौर्याज जो थे, मौर्याज ने जो है एक वास्ट एम्पायर जो है वो क्रिएट किया,
लिगेसी बनाई उन्होंने, जो कि सेंचुरीज तक जो है चली, है ना, सेंचुरीज तक चली। 321 से लेकर 185 तक ये चले, है ना। तो सेंचुरीज तक जो है मौर्य का एम्पायर चला। उन्होंने जो है ट्रेड रूट से उनको स्ट्रेंथन किया, इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो बढ़िया था। कॉइन्स का जो ट्रेड है वो उन्होंने बढ़ाया, अर्बन सेटलमेंट्स जो है उनकी बढ़िया थी, और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन उनका बढ़िया था। अशोक का जो है उसके अचीवमेंट, और जो उसने अपना एक इमेज प्रोजेक्ट करने का ट्राई किया था बिनेवलेंट रूलर के तौर पे, तो और अपने जो सब्जेक्ट्स उनको धर्म के तौर पे, तो वो ही वॉज लाइक बढ़िया, कम्युनिकेशन उसका बढ़िया था, उसने बढ़िया एडवर्टाइजमेंट किया अपने को। ठीक है, चलो जी, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। और ये मैं आपको एडिशनल फाइल जो है लेमी से, ये हम कल कल मतलब पहले वाली जो पार्ट्स पढ़े थे ना उसके लिए भी है। ये क्या है, ये ह्यूमन पिरामिड है, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना उसमें ये करतब दिखाते थे। ये आपका जो है कि मगध आपका जो है वो क्यों फ्लरिश किया था, ये देखो ये गंगा है आपकी, और ये इधर से सोन रिवर का जिक्र आया था, है ना। तो ये सोन है, ये गंगा है, रिवर्स थी, इनके रिवर्स के आसपास क्या होगी, फर्टाइल सोइल होगी, आपका एग्रीकल्चर बढ़िया होएगा, ट्रेड रूट्स जो है आपको चैनल्स मिल जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, है ना। तो इसीलिए गंगा और सोन रिवर से ये थी। इसके बाद जो है ये आपका मगध जो है क्यों फैला, भैया आपकी ट्रेड सेंटर्स आपके कंट्रोल में थे, ट्रेड रूट, यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ पे सोन आ रही है, तो बढ़िया मिनरल्स थे, यहाँ पे पहाड़ वहाड़ हैं जो वहां से आपको मिनरल मिल रहा था, ज्योग्राफिकल लोकेशन बढ़िया थी, पहाड़ों पे आप रह रहे थे महल बना के, इधर से कोई नहीं आ पा रहा था, इधर से कोई नहीं, है ना। और बहुत सारे जंगल थे आसपास पहाड़ों पे, तो एलिफेंट वगैरह आपको मिल रहे थे, रिलीजियस मूवमेंट भी बढ़िया चल रही थी, बुद्धिज्म और जैनिज्म चल रहे थे, महावीर और बुद्धा जो है ये कर रहे थे अपनाया, और स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी रूलर्स भी थे, महापद्म जैसे जो है रूलर्स भी थे। ठीक है, और बाद में मौर्य डायनेस्टी, ये आपको मैंने दिखाया था, क्या था ये है पर्शियन एम्पायर, ये आपका जो है मिसिडोनिया से था, वो क्या नाम था जिसका जिसका नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर मिसिडोनिया का था। तो वो जो है पहले पर्सिया जो है यहाँ पे अटैक करता है ग्रीक एम्पायर पे, ग्रीक्स पे जो है पर्शियन एम्पायर जो है वो पहले अटैक करता है, उसके बाद जब अलेक्जेंडर आता है तो अलेक्जेंडर जो है पर्सिया पे अटैक करता है और इनकी तादाथैया करता है। ठीक है, ये देखो पर्सिया, ये सारा फिर जो है ग्रीक एम्पायर था। इसके बाद ये पर्सिया जो है ये कुछ पोर्शन इसमें हमारा भी आएगा, है ना, पोरस पोरस जो था ना, पोरस जो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन था, यहाँ पे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उन्होंने जो है कभी तो पर्सिया की हेल्प की थी, है ना, अलेक्जेंडर के अगेंस्ट, इसीलिए अलेक्जेंडर जो है इंडिया में भी आना चाह रहा था कि इन लोगों ने भी जो है हमारे ऊपर अटैक करने में हेल्प की थी पर्सिया की। ठीक है, यह था हिडेस्पस का मतलब बैटल ऑफ झेलम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर था उसके और पोरस के बीच में ये लड़ा गया था, मिसोडोनिया एम्पायर, हम ग्रीक बोल देते हैं इनको, ग्रीक्स और पूर्वाज के बीच में ये लड़ा गया था, ग्रीक्स की तरफ से अलेक्जेंडर था, पोरस था, और पंजाब प्रोविंस में जो है ये आज के टाइम पे जो पंजाब है वहां पे ये लड़ा गया था। हिडेस्पस रिवर यानी कि झेलम रिवर, उस टाइम पे जो ग्रीक लोग जो होते हैं वो इसको हिडेस्पस बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच लड़ा गया था, अलेक्जेंडर ने जो है इंडिया पे कैंपेन किया था, पूर्वा को कैप्चर कर लिया था, पूर्वाज के जो किंग थे पोरस उसको कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन हालांकि उसने जो है सतराप बना के उसको छोड़ दिया था, सतराप मतलब गवर्नर बना के जो उसको छोड़ दिया था। ठीक है, इसके अलावा हमने पिछली वीडियोज में एक रामग्राम नगर पालिका, रामग्राम स्तूपा के बारे में बात की थी, ये है रामग्राम स्तूपा जो कि आज के आपको नेपाल में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे है ये, तो यहाँ पे एक स्तूपा है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया था। ये इसका गेट वे है, गेट इसका ऐसे दिखता है, और ये इसका पाथ है, ये वो स्तूपा है, ऐसा होता है स्तूपा, है ना, ये जो डोम सा बना रखा है आपका, डोम बोल दो या अंडाकार बोल दो इसको, अंडा अंडे जैसा दिखता है ना ये, तो इसको अंडा बोल देते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, ये पाथ है, ये वे है ना, तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे पूछते हैं इसको। चलो,
ये बोधि ट्री है ना, ये बोधि ट्री है, और ये इसके गेटवे पे ये जो है ये कलाकारी ये करते ही थे। आपने सांची वाले पे भी देखा था। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये भी। ये देखो स्तूपा ऐसे होते हैं, ये है स्तूपा, ये आपका अंडा है, ये छत्र है आपका, और प्रदक्षिका पथ, ये जो है ये चारों तरफ जो है इसके चक्कर लगाए जाते हैं ना, उसके लिए होता है ये सब हम आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर, उस टाइम पे हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलो जी, हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।